कल राफा में 8 आईडीएफ सोल्जर्स जो मारे गए हैं, उसके बाद आज फिर घटना हुई है एल नबलूसी गाजा में, जहां पर 2 आईडीएफ सोल्जर्स को उसी तरीके से एक्सप्लोड करके आरपीजी शेल से और डेटोनेशन से माइंस लगा के मारा गया है। उसके बाद तीसरी घटना हुई है। तीसरी घटना, अरे मैं बता रहा हूं आपसे, ये अप्रत्याशित है। जिस तरीके से आईडीएफ सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, और उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है कि आईडीएफ सेना जो है उसने कैसे नेतन्याहू से अलग अपने खुद के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आप समझ नहीं, मतलब मैं कैसे उस चीज को कम्युनिकेट करूं, क्योंकि जो पूरी ग्राउंड पे जो हो रहा है, इतनी तेजी से चीजें हो रही हैं, बिल्कुल जैसे भारतीय चुनावों के बाद इतनी तेजी से ग्राउंड पे बदलाव हो रहा है। जनता इतना रातों रात बदल गई है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल और तमाम पूरे देश में, मध्य प्रदेश तक में जहां सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई, वहां भी एक परिवर्तन की लहर आ रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं एक 5-5, 7-7 मिनट के वीडियोस बनाने की सोच रहा हूं। देखिए, इतना सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, और एक मैं अकेला मान लीजिए चीजों को कर रहा हूं, टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आप मेरी मदद भी करिए। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए, अल नबलूसी में आज जो कल राफा में हुआ था, हमने आपको एक एक चीज उसकी बताई थी। जो कल का दूसरा वीडियो था, सेकंड वीडियो, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, जिसमें वो पूरा जो उनकी नेमर व्हीकल है, उसमें वो एक तरह से बायनोकुलर्स लगे हुए हैं, और उससे वो हमास रेजिस्टेंस फाइटर्स को देख सकते हैं। लेकिन एक मतलब उनका क्लोजअप आता है, लेकिन वो क्लोजअप एक फाइटर का एक ही बार आ सकता है, और हमास ने एक साथ 7-8 फाइटर्स का एक मिराज, एक बिल्कुल मतलब आप कहिए कि एक मृगतृष्णा एक क्रिएट की। और जिस मृगतृष्णा में, जिस मिराज में आईडीएफ के सोल्जर्स फंस गए, पूरी की पूरी नेमर व्हीकल उड़ गई, और इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ा कि 8 उसके सोल्जर्स मारे गए, जिसको कल का जो दूसरा वीडियो था उसके बारे में जो मैंने पूरी घटना बहुत विस्तार से आपको बताई थी। आज वो पूरा एक अल जजीरा ने वो वीडियो दिखाया कि इजराइल नेमर व्हीकल को किस तरीके से घसीट, मतलब उसको टो कर रहे हैं और उसको बचा रहे हैं। उसके ऊपर बहुत सारा उन्होंने अपना कवर डाला हुआ है, ताकि दुनिया को ना पता चले कि ये जो नेमर व्हीकल है, इतनी महत्वपूर्ण, जो इजराइल की सबसे पुख्ता, सबसे मजबूत व्हीकल है, इसको आईडीएफ इसको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एकदम मतलब खिलौने की तरह उड़ा दिया, इस तरीके की बात। और आज दोबारा जो अल नबलूसी में जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक आईडीएफ की करीब 12 लोगों की फोर्स, उनको घेर के जो आज मारा है, और तीनों चीजें यूज हुई हैं। मशीन गन यूज हुई है, उसके बाद जो आरपीजी शेल है वो यूज हुआ, और फिर डेटोनेशन हुआ। नेमर व्हीकल में भी जो कल मैंने आपको बताया था, जो 8 सोल्जर्स मारे गए, उसके बारे में भी एक नई सूचना आई। और वो नई सूचना ये है कि उसमें कहीं ना कहीं डेटोनेशन भी, नीचे से डेटोनेशन भी हुआ है। जो ऊपर से मैंने आपको कल तक बताया था कि जो आरपीजी शेल जिस तरीके से घेर के हमास के फाइटर्स ने मारा था, उसके अलावा नीचे भी जमीन से डेटोनेशन हुआ। इसका मतलब है कि कोई रिमोट डिवाइस से एक डेटोनेशन और हुआ है, जिसके बारे में अभी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस भी पूरी तरह से नहीं बता रहा। क्यों बताए? ये सारी जो जानकारियां हैं, जिस तरह से पूरा एक प्रभाव जो डालती हैं, ये सही समय पर रेजिस्टेंस रिलीज करता है। आपको मैं बता दूं कि जो कल घटना हुई और जो आज अल नबलूसी में घटना हुई, आज की घटना तो इस मामले में और भी मतलब हैरत अंगेज है, क्योंकि जो 12 आईडीएफ सोल्जर्स थे, उनके पास एक एडवांस्ड, वो लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने थे, और ये एक स्पेशल इलीट आईडीएफ की फोर्स थी, जो एल नबलूसी तक पेनिट्रेट कर गई थी, जो सेंट्रल और साउथ गाजा के बीच में है। और वहां पर ये लोग एक पूरा पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आईडीएफ का एक पोस्ट यहां पर बन जाए, फिर उससे वो राफा पे भी हमला कर सकते हैं, और उधर नेटजरीम एक्सिस जो एक इजराइल ने बनाया हुआ है, उस तरफ भी वो उन लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं जो नेटजरीम एक्सिस में इजरायली सोल्जर्स है। क्योंकि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस नेटजरीम एक्सिस पे बहुत जबरदस्त मार कर रहा है, और उसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे जा चुके। तो ये जो पोस्ट एल नबलूसी में ये लोग बनाना चाह रहे थे, इन्होंने काम शुरू ही किया था।
कि एक डेटोनेशन होता है। अब देखिए इसमें जो राफा में 8 सोल्जर्स कल मारे गए उसमें डेटोनेशन लास्ट में हुआ, इसमें पहले ही डेटोनेशन हुआ। और उस डेटोनेशन से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जो बुलेट प्रूफ वेस्ट थी वो टैटर्स में होगी, फट गई वो, मतलब जो पूरा उसमें सब लोग मारे नहीं गए, उसमें मतलब 12 में से 4 घायल हुए, लेकिन बाकियों की मतलब 4 बुरी तरह घायल हुए, बाकी 8 भी घायल हुए, लेकिन उन 8 के जो बुलेट प्रूफ वेस्ट थी उसमें दरारें आ गई। और वो दरारें जब आ गई तो उसके बाद उन्होंने फिर भी पोस्ट बनाना जारी रखा, क्योंकि उनको ऑर्डर था ऊपर से कि पोस्ट बनाओ, और वो पोस्ट बनाते रहे पूरा ये एक तरह से, क्योंकि कवरिंग फायर उनको जो उनके साथ के लोग थे वो कवरिंग फायर भी दे रहे थे। 12 लोगों की यूनिट थी, करीब 4 उसमें पोस्ट बना रहे थे, बाकी जो 7 या 8 मतलब बाकी 8 हैं वो उनको कवरिंग फायर दे रहे थे। लेकिन वो पूरा कवरिंग फायर वो लोग उनकी बुलेट प्रूफ वेस्ट खराब हो चुकी थी तो कई लोगों ने उसको उतार दिया। और ये चीज देखिए, जब तक बुलेट प्रूफ वेस्ट उन्होंने उतारी नहीं तब तक हमास ने कोई उन पे घातक हमला नहीं किया। हमास ने उधर से जो रेजिस्टेंस के फाइटर्स थे उन पे गोली चला रहे थे, लेकिन गोली चलाना इस तरह से भी होता है, घंटों गोली चल सकती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, लेकिन दोनों तरफ से कोई कैजुअलिटी ना हो इस तरह से भी गोली चलती। कई बार वॉर में ऐसा होता है कि अपनी पोजीशंस को रिटेन करने के लिए, अपनी डिफेंसिव पोजीशंस को रिटेन करने के लिए दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, बस एक स्टेटस को मेंटेन रहे। और वो तो ऑल्टर स्टेटस को तब होता है जब एक तरफ जो गोली चला रहा है कोई एक पार्टी वो आगे बढ़ के और चार्ज करे। तो यहां पर हमास ने चार्ज नहीं किया, उन्होंने वेट किया जब तक वो अपनी सारी बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार न दी, क्योंकि वो अब बोझ बन गई थी। बुलेट प्रूफ वेस्ट में जिस तरीके से जो डिटोनेशन से एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें 4 लोग गंभीर, एक तो घायल थे, 8 लोग जो हैं उसमें उनके भी पूरी जो यूनिफॉर्म है वो खराब हो चुकी थी। 2 मतलब ये बुलेट प्रूफ वेस्ट कम से कम दो ऐसे लोग थे बस जिनकी बुलेट प्रूफ इंटैक्ट थी। तो वो जो लोग थे वो मतलब जो कवरिंग फायर दे रहे थे और जो लोग काम करते हैं, इधर 4 उनके इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो घायल थे। अब आप देखिए क्या हुआ, 4 सोल्जर्स जो घायल थे, यहां की जो टीम है आईडीएफ की उसने बेस में रिपोर्ट की कि 4 सोल्जर्स घायल हैं, इनको ले जाओ। हेलीकॉप्टर्स आए, हेलीकॉप्टर ने 4 सोल्जर्स को वहां से इवैक्यूएट किया। इस सब के बीच में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस गोली चला रहा है और कोई उतावलापन नहीं, ये नहीं कि हेलीकॉप्टर को अभी मार दो, अभी ये कर दो। टारगेट उनका साफ था कि हमको सोल्जर्स को मारना। 4 को हम घायल कर चुके हैं, जो बाकी जो 12 लोगों की टीम है उसमें जो 8 बचे हैं उसमें मैक्सिमम हमको मारना है। तो हेलीकॉप्टर को आने दिया गया, हेलीकॉप्टर ने वहां से घायलों को उठाया और वो उधर मतलब बॉर्डर पार इजराइल की तरफ ले गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ये 8 लोग वो पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने जो कवरिंग फायर दे रहे थे, उसके बाद आरपीजी शेल मारा, रेजिस्टेंस ने आरपीजी शेल मारा और वो जो है 2 सोल्जर्स को मतलब एक तरह से जो उसका इंपैक्ट था उससे 2 सोल्जर्स जो हैं वो वहीं गिर गए। उसके बाद उन्होंने मशीन गन चलानी शुरू की और मशीन गन जब चलानी शुरू की तो जो 2 सोल्जर 4 जा चुके थे घायल, 2 सोल्जर्स गिर गए, जो अभी 6 बचे, उन 6 ने अपनी पोजीशन ली। इस तरह से एक गोला बनाया, गोला बना के, अब गोला क्या होता है कि उससे आप डिफेंड कर सकते हैं हर तरफ से। जो आप अगर चारों तरफ से आप घिर भी गए तो स्क्वायर जैसे पहले होता था वैसे ही एक राउंड होता है जिसको सोल्जर्स बनाते हैं कई देशों में। और उसमें वो क्या होता है कि वो अगर आप घिर गए हैं तो इधर भी एक सोल्जर है, उधर भी सोल्जर है, तो वो एक घेराव से बचने का एक तरीका होता है। तो वो तक इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसी समय दूसरा डेटोनेशन हो गया। वहां पर 2 माइंस थी, एक माइन का डेटोनेशन पहले हुआ, उसके बाद आईडीएफ सोल्जर्स उस पर काम करते रहे और एक और माइन का डेटोनेशन हो गया। और जो दूसरी माइन का डेटोनेशन हुआ उसमें और 4 जो आईडीएफ सोल्जर्स हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए। तो अब तो कोई बचा ही नहीं ना, 12 के 12 में से केवल 2 ऐसे थे जो साबुत बचे और उनको भी जो रेजिस्टेंस अभी तक की जो खबर है कि उनको भी मार गिराया। अभी तक इजराइल ने माना है कि इस घटना में, नेबलूसी की घटना में 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, लेकिन एक्चुअली
10 से 12 ये संख्या पहुंच सकती है। जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो 4 पहले ले गए, उनकी भी हालत नाजुक है। जो यहाँ पर मारे गए और जिनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, उनकी भी हालत नाजुक है। और ये देखिए, एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और इससे असर क्या हुआ? असर आपको बताते हैं कि ईद उल जुहा जो पूरा एक फेस्टिवल वो पूरा मनाया जा रहा है एक तरफ, और उस फेस्टिवल को मनाने में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जेनिन और कई जगह वेस्ट बैंक में खुल के सामने आए, उसके वीडियोज आए, खुल के सामने आए, मुंह पे मास्क लगा था, मशीन गन हाथ में थी, और उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दी। जो वेस्ट बैंक के जैसे तुलकरेम ब्रिगेड सामने आई, जेनिन ब्रिगेड सामने आई, और पूरा खुल के उन्होंने स्वीट्स बांटी। ये क्योंकि वो सब लिबरेटेड जोन हो चुके हैं, IDF वहाँ हार चुका है, तो उन्होंने अपना स्वीट्स वो सब बांटी। जो मार्टियर्स हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनकी कब्रों पे उन्होंने बाकायदा प्रेयर्स पढ़ी, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, उनको वो वहाँ तक ले गए ताकि वो भी प्रेयर कर सके। पूरा इन्होंने प्रोटेक्ट किया। इजराइल को पूरा दिखाया कि देखो, हम वेस्ट बैंक कंट्रोल करते हैं। अब पैलेस्टीन अथॉरिटी भी नहीं करती है, IDF भी नहीं करती है। ये बात जो है आज के दिन उन्होंने साबित की। दूसरी बात, वेस्ट बैंक में 2 जगह जबरदस्त लड़ाई भी हुई। जो अल फरा कैंप है जो नाब्लस में, और जो बलाटा कैंप है नाब्लस में, अल फरा कैंप है ट्यूबस में, इसमें, और जो नूर शम्स कैंप है तुलकरेम में, जो थोड़ा अलग हटके है, वहां पर भी तीनों जगह आज सशस्त्र झड़पें हुई। और उसके जो वीडियोज आए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि IDF उसको ये कहा गया था कि कुछ फिलिस्तीनियों को उठाना है, जो रेजिस्टेंस, उनको शक था इजराइल को कि ये रेजिस्टेंस फाइटर्स हो सकते हैं, तो उनको उठाने की प्रक्रिया में इजरायली फोर्सेस को ट्रैप में फंसाया गया। खासतौर पे नूर शम्स कैंप में, बलाता में, इन 2 कैंप्स में उनको फंसाया गया, उनको ल्यूर करके, उनको लुभा के पूरे कैंप के जो कैंप का मेन गेट है वहां तक लाया गया, और वहां से उन पे गोलियां बरसानी शुरू की गई, जिससे वो दोनों ही जगह से विड्रॉ कर गए। वो अपना मिशन अकम्प्लिश नहीं कर पाए। रास्ते में उनको कुछ फिलिस्तीनी बच्चे मिले, कुछ ये मिले, तो उन पे ऐसे अंधाधुंध गोली चलाई, किसी कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ये एक देखिए, ये जो वेस्ट बैंक की जो घटना है, ये बताना क्यों जरूरी था मुझे, क्योंकि देखिए जो वहां पर LWC में हुआ आज, और जो वेस्ट बैंक में हुआ, अब इससे असर क्या पड़ा? IDF ने, अब आप सोचिए कितनी बड़ी खबर है, IDF ने अपने इनिशिएटिव पे, बिना नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट के इजाजत के, उसने सीज फायर अनाउंस कर दिया। 7 से लेके, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक उसने ये कहा कि इस पूरे समय 8 ट्रक्स एंटर होंगी, जो गाजा को सहायता पहुंचाएंगी, वो एंटर होगी। और ये जो एक तरह से पूरा इनिशिएटिव है, ये उसने अपने आप लिया, क्योंकि गैलेंट का बयान आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राफा में लड़ाई जारी है। उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन और भी जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने बोला। लेकिन जो ऑफिशियल जो IDF का स्पोक्स पर्सन है, उसने इस बात को अनाउंस किया। उसने अनाउंस किया बाकायदा कि हम इस समय से इस समय तक एक खास रूट में, जो कैरम शैलेम, जो कई बार उस पर हमास हमला कर चुका है, जो सेटलमेंट है राफा बॉर्डर, मतलब राफा से पास इजराइल की तरफ, वहां से लेके एक उन्होंने लाइन खींची है कि वो खान यूनिस तक एक पूरा एक बड़ा इलाका है, मतलब आप समझ लीजिए कि करीब 15 से 20 किलोमीटर का इलाका। इस इलाके में वो गोली नहीं चलाएंगे अपनी तरफ से, ये बात उन्होंने कही, या IDF ने कही अपनी तरफ से। अब IDF जब देखिए एक इस तरह के मूड में आ रहा है कि वो उसके अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि एक और रिपोर्ट आई जिसमें कुछ जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि IDF के अंदर जो है वो एक जो उसके सीनियर कमांडर्स है, पहले तो ये था कि जूनियर कमांडर्स और सैनिक हैं वो नाराज है, अब जो सीनियर कमांडर्स कह रहे हैं कि हमको देखिए दोनों तरफ फंसा दिया गया, उधर हिजबुल्लाह हमको मार रहा है उत्तर इजराइल में, इधर दक्षिण इजराइल में हमको हमास मार रहा है। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि अब आप सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि राफा में दरअसल कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, ये फर्जी है। खुद IDF के लोग कह रहे हैं कि राफा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये फर्जी है। ये कुछ जगह कुछ सोल्जर्स जाते हैं, कुछ गोलियां चलती हैं,
हम कुछ सिविलियंस को मारते हैं, वो हमें मारते हैं। और उसमें जो है पूरी तरीके से एक जो बात सामने आई है, एक चीज उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक मुहावरा कह लीजिए उसको, या एक लाइन यूज की, दैट पीपल ऑफ गाजा आर नॉट ब्रेकिंग एंड वी आर डाइंग। पीपल ऑफ गाजा आर नॉट ब्रेकिंग एंड वी आर डाइंग, मतलब गाजा के लोग टूट नहीं रहे हैं और हम मर रहे हैं। ये आईडीएफ ने खुल के कहा है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि कब तक हम इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं टूटेंगे और हम लोग जो हैं मरते ही जाएंगे ऐसे। और कितने लोगों ने ये सारी बात की, और इसी गुस्से में, इसी झल्लाहट में उन्होंने यूनिलैटरल फैसला लिया आईडीएफ ने कि हम गैलेंट को इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, नेतन्याहू को हम इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, जाओ हम अपने हिसाब से हम एक वो। अब कल को आईडीएफ ये कह दे कि हम सीज फायर करते हैं अपनी तरफ से, तो विद्रोह हो गया ना, ये तो सेना का विद्रोह हो गया सीधे सीधे। और यही बात मैं आपसे कह रहा था इतने दिनों से कि एक ना एक दिन ये आएगा कि आईडीएफ खुद विद्रोह करेगा। आईडीएफ के अंदर पूरी जो सिचुएशन है, आप किसी आर्मी को, आपको एक चीज और बता दें, अभी किसी मेरे ख्याल से परसों के वीडियो में या कल के वीडियो में किसी हमारे दर्शक ने पूछा था मुझसे कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल मिडीवियल वेपन से लड़ा। आईडीएफ की यह हालत हो गई है, खासतौर पे नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के साथ जो फ्रंट है और लेबनान जो बॉर्डर है, वहां यह हालत हो गई है कि इजराइल जो है वो मिडीवियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहा है, जो मध्य युग में यूज होते थे, जब बारूद वगैरह नहीं थी उस समय यूज होते थे। वो क्या होते थे कि जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक कैटापुल्ट होता है कि एक इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो हैं उनमें कुछ वो लगा के उनको जलाया जाता है, या मतलब फूस लगा के, माफ करिएगा, फूस वगैरह लगा के उनको जलाया जाता है और उसका एक स्पेशल तेल आता है, उसको उसमें लगा के जलाया जाता है और फिर उसको एक इस तरह से फेंका जाता है। जैसे एक दीवार ये है, दीवार की इधर आप हैं, आप उसको इस तरह से वो, और ये चीज यूज होती थी। मतलब आप ये पुरानी हॉलीवुड फिल्म में आप देख सकते हैं जो मेडिवल वॉरफेयर पे है कि इस तरीके से होता था। एक मेल गिब्सन की फिल्म आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो जो एक मेडिवल स्कॉटिश वॉरियर पे थी, तो ब्रेव हार्ट में इस तरह की लड़ाई थी। और भी कई इस तरह की फिल्में हैं जिसमें मेरे ख्याल से ग्लैडिएटर में भी, जो रोमन एरा की फिल्म थी, मतलब बीसी में उसकी फिल्म थी, उसमें ये टेक्निक यूज होती थी। और ये करीब 1200 जब से बारूद का फिर इन्वेंशन हुआ, आप समझिए कि भारत में तो बारूद सबसे पहले बाबर लाए, तो उस समय तक आप सोचिए कि मतलब, लेकिन दुनिया में 13-14 सेंचुरी तक बारूद आ चुका था। तो उसके पहले रोमन एरा से लेके और जो 13-14 सेंचुरी तक करीब 1200 साल इस तरह की टेक्निक यूज होती थी, वो इजराइल आज यूज कर रहा है। दुनिया के सबसे आधुनिक सेना आज यूज कर रही है। और आप सुनिए, और तीर कमान, आप बिलीव नहीं करेंगे, इजरायली सोल्जर्स तीर कमान चला रहे हैं। और उसमें वो जैसे पहले होता था कि उसको जो एक तीर होता था उसमें उसके आगे कुछ आग, मतलब आग लगा के उसको, अच्छा ये जो पूरी कोशिश हो रही है कि आग के गोले फेंकना, आग के तीर फेंकना, ये कोशिश ये है कि हिजबुल्लाह जो अपने रॉकेट से मार रहा है और इजराइल में आग लगा रहा है, ये कोशिश है कि वहां पर हम आग लगाएं। अरे वहां पर तुम, वो इतना हास्यास्पद दृश्य है कि वो दीवार है, दीवार के पीछे से वो मार रहे हैं वहां, ताकि हिजबुल्लाह लेबनान, जो साउथ लेबनान है, यहां हिजबुल्लाह है, वहां पर आग लगे। अब बताइए, ये मतलब पूरा रिवर्स हो गया है मामला, पूरा रिवर्स हो गया है। ये ऐतिहासिक क्षण है, पूरा की पूरी लड़ाई रिवर्स हो गई है कि जो टेक्नोलॉजी वाला देश है, नेतन्याहू ने कहा था कि आई विल बॉम्ब गाजा टू द स्टोन एज, कि बिल्कुल आदम युग में हम गाजा को पहुंचा देंगे, इतनी बमबारी करेंगे। लेकिन आज आदम युग में इजराइल पहुंचा है, आज आदम युग में इजराइल पहुंचा है, यह सच्चाई है। इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और आप देख लीजिए, इस तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं गूगल पे, कहीं भी आप जाइए, और इसमें आप एक्स पे भी जाइए, देखिए। हालांकि मैंने अभी तक अपने अकाउंट में नहीं डाला, मैं उसका एक करेक्ट टाइम पे मैं डालूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल डालूंगा। लेकिन ये चीज और जगह भी अवेलेबल है कि इजरायलीज आर यूजिंग कैटापुल्ट्स, इजरायलीज आर फाइटिंग विद बोज एंड एरोज। ये हालत हो गई है।
अब आप ये सोचिए कि जब ऐसी सेना, जब उसको ये सब करने को कहा जा रहा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सेना से झाड़ू लगवाई जा रही है, सेना को ये करवाया जा रहा है, सेना से कहा जा रहा है तुम वहां पर आग बुझाओ। मैंने आपसे कहा था आईडीएफ के अंदर ये था कि हम अरे फायर फाइटर हम है ही नहीं, आग कैसे बुझा दे हम? इस तरीके से जनरल भाई आग लगती है, हम जहां लड़ रहे हैं उसको बुझा सकते हैं हम, लेकिन आग बुझाने के हम स्पेशलिस्ट थोड़ा ना है कि 90 किलोमीटर के इलाके में आग लगी उसको हम बुझाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कोई वही मतलब कुछ बताए। तो अभी देखिए जो तीर कमान और इस तरीके के मटेरियल जो आग के गोलों से लड़ाई हो रही है, ये कहां ले जा रहा है चीजों? आईडीएफ में ये विद्रोह पैदा कर रहा है, और आईडीएफ ने इसीलिए अनाउंस किया है कि हम पूरा इस तरह से करीब 10-11 घंटे का एक हम अपनी तरफ से यूनिलैटरल सीज फायर हम डिक्लेयर करते हैं। अब आप बताइए ये खबर कौन आपको देगा? और ये खबर मुझे कोई वो नहीं है कि मैं आपको दे रहा हूं, कोई दम्भ नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूं कि ये कम से कम हिंदुस्तान में कम से कम 2 चैनल होने चाहिए, 3 चैनल होने चाहिए ऐसे जो ये खबरें दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो देखा है कि वो सब मेरे ही उससे लेके देते थे जब से मेरा हैंडल सस्पेंड हुआ, जो जिसमें करीब 17 से 18 हजार फॉलोअर्स थे, कि वो सस्पेंड हुआ, और अभी जो नया हैंडल मेरा चल रहा है और उसके अभी 2000 भी फॉलोअर्स पूरे नहीं हुए हैं, और वो मैं चाहता भी नहीं हूं कि बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि पुराना रिस्टोर आज नहीं तो कल होगा। तो अभी जो पूरी सिचुएशन है उसमें मैं भी बहुत ज्यादा अभी इस पे एक्स पे ज्यादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा पोस्ट करने से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके बाद तुरंत वो हमको सस्पेंड करते हैं, मतलब इस तरह की पूरी सिचुएशन है। तो वहां वेट एंड वॉच है कि एक विश्व की परिस्थितियां बदलें, और विश्व की परिस्थितियां जो बदलें उसकी जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स जो संगठन है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश थे, आज वो एक्सपैंड हो रहा है, और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है, और उसमें बहरीन और तमाम मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है जो प्रो अमेरिका थे वो ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी इस तरह का इंडिकेशन दिया है। अब ब्रिक्स में क्या हो रहा है कि जो सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलकर पेट्रो डॉलर का पूरा इजाद किया, पेट्रो डॉलर 1973 की ऑयल क्राइसिस के बाद पेट्रो डॉलर में यह हुआ कि पूरी तेल जो है डॉलर में बेचा जाएगा। सऊदी अरेबिया भी अपना तेल, जो कि सऊदी अरेबिया नंबर 1 कंट्री है जो कि तेल एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी अपना तेल डॉलर में मतलब डॉलर में बेचेगा। ये जो पेट्रो डॉलर और इसी से डॉलर उछाल आज आया, इसीलिए अमेरिका की इकोनॉमी इतनी खराब है, वहां पर बेरोजगारी इतनी है, सब कुछ है, फिर भी वो अपने को सस्टेन क्यों है? क्योंकि पेट्रो डॉलर जो है बहुत हाई है, उसकी वैल्यू बहुत हाई है, और उससे जो है बहुत सारे लोग दुनिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं अपना पैसा पेट्रो डॉलर में, और उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बहुत हद तक चलती है। डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रिंट कर सकता है, और जिसकी वजह से वो लोगों को तनख्वाहें दे पा रहा है। हालांकि उसकी सरकारी खजाना लगभग खाली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पैसा प्रिंट कर पा रहा है क्योंकि दुनिया उसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो पेट्रो डॉलर जो सऊदी अरेबिया का, जो ब्रिक्स में जब सऊदी अरेबिया आता है तो फिर पेट्रो यॉन की बात हो रही है। यॉन कहाँ की करेंसी? चाइना की। पेट्रो डॉलर टू पेट्रो यॉन। अब आप बताइए, अब ये जो पूरा एक डेवलपमेंट है कि पेट्रो यॉन तक बातें आ गई हैं कि, और चाइना क्योंकि ब्रिक्स में डोमिनेंट पोजीशन पे है, और चाइना ने इस तरह की का ऑफर किया है कि पेट्रो डॉलर का दौर खत्म हो रहा है, और चाइना जो है वो उसका जो यॉन है, और इसको मतलब यॉन जो करेंसी है चाइना की, ये इसमें भी एक्सचेंज हो सकता है। इजिप्ट ऑलरेडी कह चुका है कि हम केवल डॉलर में ही क्यों हम तेल बेचें या खरीदें, हमको बास्केट ऑफ करेंसीज, यूरो में भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, यॉन में भी कर सकते हैं, रूबल में भी कर सकते हैं, रशियन जो करेंसी। और ये जो पेट्रो यॉन की बात हो रही है, इसमें रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, रशिया भी इसको बैक कर रहा है। अब आप सोचिए, क्योंकि रशिया को अभी देखिए G7 की मीटिंग जो पूरी चल रही, इस समय G7 की भी मीटिंग चल रही है, और उसमें रशिया को इन्वाइट नहीं किया, और रशिया ने यूक्रेन के बारे में यहां तक कह दिया कि अगर ज़ेलेंस्की, क्योंकि करीब 1/5 एरिया 20-25% यूक्रेन का रशिया के कब्जे में है, वो कभी भी जो कैपिटल कीव है उसको टेक ओवर कर सकता है। एक बार कोशिश की थी, उसके बाद रशिया पीछे हटा, फिर उसने पूरा इलाका कब्जा किया, कई यूक्रेन के इलाकों को आज़ाद करवाया, जहां मैंने बताया आपको कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया जिसको अमेरिका ने खत्म कर दिया था, वो उसके लोग वापस लौटे, उन्होंने अपना झंडा लगाया,
और उससे को प्यूटिन ने पूरी तरह से बैक किया, प्यूटिन खुद क्योंकि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड का है। तो अभी देखिए जो एक पूरी जो बात आ रही है कि G7 में जो रशिया को बाहर रखा, रशिया ने कहा कि हम यूक्रेन में से का युद्ध रोक देंगे अगर जेलेंस्की नेटो से अलग हो जाए, जेलेंस्की अपनी जिद छोड़ दे कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे और इतनी सी बात, और तब हम ये युद्ध बंद कर देंगे। लेकिन अगर वो इस जिद पे अड़ा रहा, अगर जेलेंस्की इस जिद पे अड़ा रहा कि हम किसी भी हालत में हम नेटो में जाएंगे, तो हम उसको तबाह कर देंगे। और उसके बाद जो प्यूटिन ने कहा कि इजराइल भी इस बात को समझ ले कि अभी हम लोग सब लोग फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन का जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वो बन के रहेगा। प्यूटिन ने ये कहा फिलिस्तीन का इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहेगा, किसी भी हालत में बन के रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। चाइना ने भी ये कहा कि जो ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स में तो रशिया और चाइना डोमिनेंट है, इंडिया भी है उसमें, और ब्रिक्स में इस समय रशिया की प्रेसिडेंसी, एक मीटिंग भी होने वाली इसी साल ब्रिक्स की रशिया में, और उसमें उन लोगों ने कहा है कि हम इस समय तक, कुछ समय तक हम आपको टाइम देंगे और उसके बाद पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को हम यूनिलैटरली रिकग्नाइज कर लेंगे और उसको हम रिकग्नाइज करने के बाद हम उसकी जो मटेरियल वायबिलिटी है वो भी हम इंश्योर करेंगे कि मतलब अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके, ये भी हम इंश्योर करेंगे। और ये मत भूलिएगा कि रशिया और चाइना दोनों में वो पैलेस्टीन अथॉरिटी वाले नहीं है, वो तो अमेरिका पैलेस्टीन अथॉरिटी के नज़दीक है। चाइना और रशिया तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के नज़दीक है और मीटिंगें हो चुकी हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की चाइना और रशिया में। तो आप सोचिए कि जो नया फिलिस्तीनी स्टेट बनेगा उसका नेतृत्व किसके पास होगा। वो सीधी बात है, वो रशिया और चाइना, उसका नेतृत्व ईरान पूरा बीच में है, ईरान रशिया चाइना अलाइंड है, सीरिया भी अलाइंड है, और वहाँ पर रशिया सीधे सीधे जो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज है उसका जो नेतृत्व है वो रेजिस्टेंस के हाथ में दे देगा, हमास के हाथ में दे देगा। ये बड़ी खबर है देखिए साथियों, और मैं इसी के साथ आज का प्रसारण अंत करता हूँ। मुझे आप और भी सजेशन भेजिए, कमेंट करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और भी सजेशन इस बारे में कि मैं भारत में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं उसको छोटे छोटे वीडियोस में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और फिलिस्तीन में भी मैंने कल 2 वीडियो डाले, आज मैं एक ही वीडियो ये डाल रहा हूँ, थोड़ा लंबा है ये, इसको मैं डाल रहा हूँ। और इसके बाद मैं किस तरीके से जो, क्योंकि खबरें अब देखिए बहुत बड़े लेवल की हो रही हैं फिलिस्तीन में, जो हो रहा है वो अब एक ग्लोबल डायमेंशन पहले भी था, 7 अक्टूबर से ही हो गया। जो फिलिस्तीन का मुद्दा है वो दुनिया के समय नंबर 1 मुद्दा है, यूक्रेन भी उसके पीछे चला गया, लेकिन और बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही हैं और जो पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी एक ध्रुवीकरण जो है इस फिलिस्तीन के सवाल पे हो रहा है। तो यहीं तक साथियों आज, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।